हमको सबको मालूम है कि लगातार निरंतर कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, और केवल बढ़ रहा है इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था, और फरवरी आते आते लग रहा था कि ये चीज़ें अब काबू में आ गई हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अभी कल का आंकड़ा 11,931 ये कोविड का यानी जो केसेस हैं पर डे के, तो कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। अब उसके लिए व्यवस्थाएं जितनी हमने पहले बना ली थी 3,100 पर डे आने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी रेशो भी जो मेडिकल व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओज, जनता, वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की, जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में, अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुंचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए मैं आ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है उनका, जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी, तो दोनों मिला करके लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई वो चालू कर रहे हैं,
500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जोड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था प्राइवेट एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की हमसे अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 250 ये उन्होंने प्रबंध कर लिया है और 1-2 दिन के बाद वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे, बाहर से आने विदेश से आते ही वो उसको चालू कर देंगे। तो ऐसे नए बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सप्लाई, डॉक्टर्स की, जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहाँ आर्मी के लोगों ने कहा कि हम वहाँ के लिए डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी वो मैन पावर भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए। उन सब को भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहाँ से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं, उसकी ठीक होते ही सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर नहीं जाएंगी। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था। हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयरलिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे, वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की हैं, चाहे वो बाई एयर जाएंगे, तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय, 2 दिन का समय उसमें लगेगा। तब तक हमारी जो पिछली सारी कैपेसिटी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स थे, जो प्रोडक्शन के यूनिट्स थे या फिर रीफिलिंग के भी यूनिट्स थे, जो उस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरते हैं, ऐसे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लगभग 5 तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस हमने दे दिया उनको मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, बाकी भी आज शाम तक 5 या 7 और भी हो जाएंगे। तो ऐसे 10-12 सेंटर्स हैं फिलिंग स्टेशन के रूप में, वो जो काम आएंगे। हमें टैंकर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो टैंकर जितने नाइट्रोजन के लगे हुए थे अभी तक इंडस्ट्री में, उनमें से भी हमने कुछ टैंकर्स को और ले लिया है ताकि उसकी सफाई करके ऑक्सीजन के रूप में उसके बदला जा सके। बहुत जगह पर तो आज भी एसेंशियल सर्विसेज के नाते मेडिकल यानी मेडिसिन्स की प्रोडक्शन है, या और कई प्रकार के डिफेंस के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ तो निर्बाध हमको चलाना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ कहीं नॉन एसेंशियल आइटम इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई अथवा नाइट्रोजन की सप्लाई अथवा और गैसेज की सप्लाई, उसको लेकर के उसका उपयोग करेंगे। एक सुझाव और आया है कि हम कुछ इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कि सिलेंडर की कमी के नाते से हम CNG जो LPG के सिलेंडर्स हैं, इसका भी जुगाड़ कर रहे हैं कि उसके अंदर उसका जो क्या लगाते हैं वाल्व नोजल जो है उसको उस ढंग से करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई उसके माध्यम से हो सके, क्योंकि उसकी उपलब्धता हमारे पास है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि
इन चीज़ों का जहाँ से भी रिसोर्सफुल कोई आइडिया मिलता है उसको हम लागू कर रहे हैं। विदेश से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको कुछ ऑफ़र हुए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ यूके से वो आने हैं, लेकिन एयरलिफ्ट होकर के आएंगे, उसमें समय कितना लगता है वो निर्भर करता है। तो ऐसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऑक्सीजन का कोटा हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक एक बात को हम आगे बढ़ा करके और इसको हम पूरा कर रहे हैं।